कल हम लोग देखे थे क्या, केपलर्स लॉ। इसमें ये बातें हम लोग के सामने निकल के आई थी कि जितनी भी प्लैनेट्स होती है उसका ऑर्बिट क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। समझ में आ गया क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा रिसर्च में पाया गया, प्लूटो और मरकरी के पास केवल क्या है, हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, और अदर्स जो ऑर्बिट प्लैनेट है उनके पास में अप्रोक्स आपका सर्कल ही ऑर्बिट होता है। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे, किसके पास में, प्लूटो एंड मरकरी हैड elliptical orbit and other planet have approximately सर्कल ऑर्बिट। आप लिख लेंगे थोड़ा सा, प्लूटो और मरकरी के पास में क्या होती है, केवल इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और बाकी जितनी हमारे प्लैनेट हैं उनका लगभग सर्कल ही क्या होता है, ऑर्बिट होता है। याद रखेंगे। हो गया? अगला टॉपिक डालिएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हमारा केपलर्स का फर्स्ट लॉ इसके बेस पे आधारित है ना? चलिए ध्यान से देखिएगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट है, अभी हमने जाना ना, यहाँ पे केवल प्लूटो और मरकरी को छोड़ के बाकी जो प्लैनेट है उनका जो ऑर्बिट है अप्रोक्स क्या होता है, सर्कल ही होता है। तो इसका टाइम पीरियड, यहां से ऑब्जेक्ट क्या करना, प्लैनेट चलना शुरू किया और एक चक्कर लगाया, उसको आपने क्या माना, टी माना। क्या माने हम लोग, टी। ये टी किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 पाई आर क्यों हुआ, ये आपको पता है कि ये यहां से, इसका सेंटर ये है ना, तो यहां से इसको आपने क्या माना, आर। यहां से ये चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुंचा तो कितना डिग्री का बना कोण, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर। और यहाँ पे आपका रेडियस है यानी कि आर। टी किसके बराबर हुआ, 2 पाई आर के बराबर हुआ। इतनी सी बात आप भी जानते हैं, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, ये भी बता दीजिए हमको, 2 पाई आर बाई टी। इस केस में क्या होगा, 2 पाई आर बाई टी। ये होगा हमारा वेलोसिटी, ठीक। एक आपने केपलर्स में ये भी पढ़ के रखा है, ध्यान से देखिए, बोलिए, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर, के आर क्यूब। क्या पढ़ के रखे हैं, के आर क्यूब। कौन सा लॉ में, केपलर्स लॉ, ये पढ़ के रखे हैं, लॉ ऑफ पीरियड में। अब यहां पे प्लैनेट क्या कर रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है सन को, तब यहां पे क्या लग रहा है, हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। समझ में आ गया। विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स अर्थ हमारा सन को रिवॉल्व नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। लिख देंगे यहां पे, ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स प्लैनेट रिवॉल्व दी सन। अभिकेंद्रीय बल के कारण सन को प्लैनेट क्या करती है, रिवॉल्व करती है। क्लियर। तो आपको यह पता होगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स, चलिए ये फोर्स को भी हम क्या मान देते हैं, एफ ही मान लेते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स को क्या माने, एफ। सेंट्रीपेटल फोर्स आपको पता है स्क्वायर बाई आर होती है।
हो गया। आपने कल एक रिलेशन भी निकाले है क्या? ध्यान से देखिएगा क्या रिलेशन निकाले आपको बताते हैं हम। 4 इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई t स्क्वायर r, ये निकाले हैं। 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई t स्क्वायर इंटू r। चलिए हो गया। और थोड़ा सा आगे ध्यान से दीजिए, ये f हो गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, इसको हम छोटा ही ले लेते हैं। चलिए इसको हम r ही ले लेते हैं, बड़ा R। ठीक, अगर ये बड़ा R हुआ तो सब आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बड़ा आ रहा है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? सबको बड़ा कर दिए। ठीक है, चलिए अब ये भी इक्वल टू क्या है? 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बाई t स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिखाई दे रहा है? t स्क्वायर, ये भी आपका क्या है? t स्क्वायर इक्वल टू a r स्क्वायर इंटू r क्यूब इंटू r। सही है। अब क्या होगा? यहां पे 2r और नीचे का 2r कैंसिल हो गया। f इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलिए 4 पाई स्क्वायर बाई के आर स्क्वायर, यहां पे r बचा हुआ है और ये r क्या हो गया? r स्क्वायर हो गया। m छूट गया क्या हम लोग का? यहाँ पे m है ना, m है शायद, देखो m है, हाँ होगा m, क्योंकि मास है तो m कैसे नहीं रहेगा? हो गया। तो यहां भी क्या लग जाएगा हमारा? m, ये भी क्या है? m। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास में 4 पाई स्क्वायर बाई के, ये हमारा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो आपको क्या मिला? f इक्वल टू बोलिए तो m बाई आर स्क्वायर मिला। या इसको आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं m इक्वल टू f इक्वल टू m इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। क्या समझ पाई? अब ये हमारा क्या था? कांस्टेंट था। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट के बदले में आप लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। आपका टॉपिक क्या था? इनवर्स स्क्वायर लो, मतलब नीचे में स्क्वायर। ये आपका r दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। समझ में आया? ये हमारा किसको शो करता है? इनवर्स स्क्वायर लो को शो करता है। इनवर्स स्क्वायर लो। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हो गया। हमारे पास में दो बॉडी है, ये एक बॉडी और ये एक बॉडी।
इस बॉडी का मास को हम क्या मान लेते हैं, m1। इस बॉडी का मास को क्या मान लेते हैं, m2। ठीक, इसकी सेंटर से इसकी सेंटर का डिस्टेंस कितना है, r है। तब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स is directly proportional to the product of masses of the two body and inversely proportional to the square of distance between them। ये हम जानते हैं कि दो बॉडी के बीच में हमेशा क्या लगती है, अट्रैक्शन फोर्स लगती है। और ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, लेकिन इसकी जो बीच का दूरी है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। समझ पाई? तब इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो, फोर्स यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दी टू बॉडीज, टू बॉडीज लिख दीजिए। और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कितना, r स्क्वायर। अभी हम इसको पढ़ के निकाले हैं। और यही m था आपका ऊपर में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। ठीक है, कंबाइनिंग एबव फैक्टर्स, ऊपर का दोनों फैक्टर को कंबाइन कीजिए। दोनों जगह F है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, m1 m2 बाई क्या मिलेगा आपको, r स्क्वायर मिल जाएगा। ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ग्रांटेशन of the attraction force between two bodies if one of them is earth, then gravitational force is acting known as gravity। हो गया, समझिए यहां पे क्या बोला है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ग्रांटेशन ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी। हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जान चुके हैं कि दो बॉडी के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर इस दो बॉडी में से एक हमारा क्या हो जाए, अर्थ हो जाए। दो बॉडी है हमारे पास में, इस दोनों बॉडी में से क्या हो जाए, एक बॉडी हमारा क्या बन जाए, अर्थ बन जाए। तब इसमें हमारा क्या फोर्स एक्टिंग करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग करेगा। और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। क्या बात समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर? अब यहां पे ग्रेविटी का मतलब समझ में आ गया, तो ये भी समझ लीजिए। हेंस इसका ये मतलब हुआ कि
कोई दूसरा बॉडी को हमारा अर्थ क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा ना। हेंस ग्रेविटी इज द फोर्स, हेंस ग्रेविटी इज द फोर्स which attract by the earth to the other body। समझ में आया? क्या करेगा अर्थ, ग्रेविटी यहां पे क्या है, फोर्स है, जो कहां पे लग रही है, हमारा अर्थ पे लग रहा है। तो यही ग्रेविटी फोर्स यानी कि अर्थ दूसरा बॉडी को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अर्थ टू दी अदर बॉडी टूवर्ड दी सेंटर, हाँ टूवर्ड दी सेंटर ऑफ अर्थ। किधर खींचेगा, सेंटर की ओर खींचेगा। और समझ में आ गया? और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। हो गया? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and represented by small g। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ पाई होगी? हो गया? चलिए नोट डाउन हो गया ना। रिलेशन बिटवीन g एंड z, इसका क्या मतलब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है। हो गया? चलिए ध्यान से देखिए, ये हमारा अर्थ क्या है, ये अर्थ है, तो इसका सेंटर है, ये सेंटर को हम क्या मान दिए, ओ। पूरा सेंटर का मास कितना, m। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, स्मॉल m है। तो इस बॉडी को ये क्या करता है, अपनी सेंटर की ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, g के कारण, g के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। और ये m तो इसका मास है, ठीक। इसका रेडियस यानी कि यहां से लेकर इसका ये रेडियस क्या कहलाएगा, आपका r कहलाएगा, ठीक है। तब हम जानते हैं, वी नो दैट f इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। लेकिन यहाँ पे a क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अर्थ में एक्सेलरेशन तो लगती है, लेकिन वो कैसा रहता है, ग्रेविटी के कारण। किसके कारण एक्सेलरेशन लगती है, ग्रेविटी के कारण। और उस एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, g से, स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे a किसके बराबर हो गया, g के बराबर हो गया। तो फिर से F इक्वल टू आपको क्या मिल गया, mg मिल जाएगा। हो गया? ऑल्सो F इक्वल टू, अभी आपने निकाला G, यहां पे हम उस टर्म में लिखेंगे कैपिटल M स्मॉल m
बाई आर, हमारा यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है। ये इक्वेशन अभी थोड़ा देर पहले आपने पढ़ के रखा है ना। वहां पे हमने M1 M2 माना था, यहाँ पे क्या माने हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम माने हैं। तब ये क्या है आपका F, ये भी क्या है F, तो F की जगह में क्या आप mg लिख सकते हैं। तो mg इक्वल टू क्या मिला आपको, g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर मिला। यहां से m से m क्या हो गया, कैंसल, तो स्मॉल g इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, gm बाई r स्क्वायर मिलेगा। ये रिलेशन वहां पे आपके सामने निकल के आती है। हो गया। एक अदर रिलेशन देखिए, इफ फोर्स, ये क्या है आपका, फोर्स किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। F किसके बराबर, W, यानी कि वेट मान के चलिए, वेट वजन, यहां पे ग्रेविटी में जिसका जितना वजन उसमें उतना ही फोर्स। क्या बात समझ में आ गया। तो F किसके बराबर, वेट यानी कि वजन के बराबर हुआ, तो क्या आपका W इक्वल टू mg मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो G इक्वल टू क्या मिला, W बाई mv मिलेगा। देखिए एक दूसरा रिलेशन हमारा, ठीक हो गया। आगे ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ g, क्या वैल्यू ऑफ g, ये g का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में एक फार्मूला है, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सही है। इसमें वैल्यू डालिए, वैल्यू डालने से आपको वैल्यू मिल जाएगा। कैपिटल जी का वैल्यू अभी आपने लिखा, क्या होता है, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। कितना होता है मास ऑफ अर्थ, 6 पॉइंट में नहीं लेते हैं, 6 इंटू 10 पावर 24 kg बाई आर, आर का वैल्यू 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या डालेंगे, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जी का वैल्यू आपको क्या मिलता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। हो गया। आगे बढ़े। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं मास ऑफ अर्थ को, मास ऑफ अर्थ। हो गया। वी नो दैट Z इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहां पे m हमारा क्या है, मास ऑफ अर्थ। m को बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए, जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। जी का वैल्यू आपको पता है 9.8, आर का वैल्यू 6.4 इंटू 10 पावर 6, ये स्क्वायर में है तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 6.67
7 इंटू 10 पावर -11 हो गया। और 9.8 इंटू इसका स्क्वायर 14.96 इंटू 10 पावर 12। ये 10 को ऊपर लेके जाइए, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो यहीं पे डायरेक्टली क्या कर दीजिए प्लस बाई 6.67 और 9.8 इंटू 14.96 इंटू 10 पावर 23 बाई 6.67। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मास ऑफ अर्थ क्या मिलेगा आपको 6.018 इंटू 10 पावर 24 केजी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा मास ऑफ अर्थ। अंडरलाइन कीजिएगा इसको, ये क्या है हमारा मास ऑफ अर्थ। अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लेते हैं 6 इंटू 10 पावर 24 केजी लिया जाता है, इतना वजन है। मतलब 6 के आगे आप 24 जीरो लगा दीजिए, उतना किलो। किसका मास? अर्थ का मास है। अब थोड़ा सा दो तीन लाइन एक बार बातें कर लेते हैं कि अब हमने यहां पे कैपिटल जी के बारे में जाना, स्मॉल जी के बारे में जाना, तब अब समझते हैं कि अगर हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो हमारा जो स्मॉल जी है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि आप बहुत पृथ्वी के कहां पे ऊंचाई पे चल जाएं तो क्या आपको वहां पे जी पृथ्वी के जमीन के बराबर लगता है, इसको भी जानेंगे हम। या आप क्या बनाते हैं, पृथ्वी में सुरंग बनाते हैं और कहां पे अंदर घुस जाते हैं, तब भी क्या आपको जी वहीं पे इक्वल मिलता है जो सरफेस में मिल रहा था। हम इसको क्या करेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे। एक बार कहां पे करेंगे, ऊपर एल्टीट्यूड पे, एक बार कहां पे करेंगे, डेप्थ पे, और एक बार लैटिट्यूड में भी करेंगे। समझ में आ गया। और एक उसका एलिप्टिकल शेप की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है उसको भी हम जानेंगे। एलिप्टिकल शेप, ये पूरा सर्कल तो नहीं है, तो क्या उसकी वजह से भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई अंतर पड़ती है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो चलिए टॉपिक डालेंगे यहां पे, वेरिएशन इन जी। ये जी का मतलब क्या समझे आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू फ्लोइंग फैक्टर्स। चलिए ये फैक्टर के बारे में हम जानते हैं कि कौन सा फैक्टर में ये जी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए पहले तो हम जानेंगे ड्यू टू एल्टीट्यूड। पहला हम किसको जानेंगे, ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड दो प्रकार का होता है हमारा। पहला ड्यू टू हाइट और एक होगा ड्यू टू डेप्थ। एक बार ऊंचाई पे जाएंगे और एक बार नीचे जाएंगे। समझ में आ गया। पहला क्या होगा, ड्यू टू हाइट, और दूसरा क्या जानेंगे, ड्यू टू डेप्थ। कहां, पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी का एकदम गहराई पे। हो गया। तीसरी बात है हम लोग सीखेंगे, दूसरी बातें हम सीखेंगे ड्यू टू लैटिट्यूड। ड्यू टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इसका मतलब होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, अर्थ अपने एक्सिस में ही क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो क्या उसके कारण से हमारा जी में कोई प्रभाव पड़ता है,
उसको भी हम जानेंगे। मतलब आप यहाँ पे लिख दीजिए ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इसका ये मतलब हुआ, क्या समझेंगे इसका मतलब? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक। तीसरा बातें हम लोग सीखेंगे जो है कि इसके शेप की वजह से, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, क्या इसके शेप है अर्थ का वो भी हमारा जी में प्रभाव डालता है? इसको हम एक एक करके क्या करेंगे, सीखेंगे। क्योंकि हम लोग को पता है इलिप्टिकल शेप होती है, इलिप्टिकल शेप ऑफ अर्थ, है ना? यहां पे लिख दीजिए इलिप्टिकल शेप ऑफ अर्थ। क्या इसका भी प्रभाव हमारा जी में पड़ता है? देखते हैं एक एक करके। एग्जाम के लिहाज से ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं? एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू हाइट और ड्यू टू डेप्थ। इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, जी का मान कहां पे क्या होगा। ठीक है, चलिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे ड्यू टू हाइट। क्या पढ़ेंगे? ड्यू टू हाइट। हाइट लिख लिए? चलिए ध्यान दीजिएगा। अर्थ है हमारा, अर्थ का ये क्या हो गया, सेंटर। ठीक, यहां से ये इसका क्या कहलाएगा, रेडियस है। अब कोई ऑब्जेक्ट को हम कहां पे ले गए, यहां से इस ऊंचाई पे लेके गए। इस पॉइंट पे अर्थ का जो सरफेस एरिया है वहां पे हमको एक्सेलरेशन क्या लगता है, जी लग रहा है। मान के चलते हैं यहां पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी। जबकि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी डैश लग रहा है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, जी डैश कैलकुलेट करना है। जी तो हमको पता है 9.8 होता है, लेकिन क्या ऊपर बढ़े तब वो हमारा 9.8 रह जाता है या घटता है या बढ़ता है, उसी को हम क्या करेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम आप ए मान लीजिए। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ए। इस पॉइंट का नाम क्या मान लेते हैं, बी। तो यहां से लेकर इसका दूरी, किसका, ए से बी का दूरी को आप क्या मान लेते हैं, एच, यानी कि हाइट। अर्थ से हम इतना ऊंचाई पे कोई बॉडी को रखे हैं जहां पे हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करना है, जिसको हम जी डैश माने हैं। यहाँ पे यहां तक जी तो हमको पता है 9.8 होती है, लेकिन जी डैश अभी क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि टोटल यहां से लेकर इसका टोटल जो डिस्टेंस बना वो कितना बना, यहां से लेकर इसका दूरी r और यहां से लेकर इसका दूरी कितना, h। तो टोटल दूरी कितना बना, r प्लस h। मतलब अर्थ का सेंटर से ये जो बॉडी हमने रखा वो कितना दूरी पे है, r प्लस h दूरी पे है। ठीक। तब आप जानते होंगे, वी नो दैट F इक्वल टू क्या सीखे, G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ये आप जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं ना। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी है हमारा, तो इस बॉडी का मास कितना, स्मॉल m। ये अर्थ है तो इसका मास कितना, कैपिटल M। आया समझ में? और F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई इसका सेंटर और जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना दूरी, r प्लस h। तो r की जगह में अभी हम क्या लिखने वाले हैं, r प्लस
एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। हो गया। अब ये भी जानते हैं फोर्स इक्वल टू mg। ए मतलब वो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन के लिए होता है, लेकिन अभी हम किसका बात कर रहे हैं, अर्थ, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक, तो F की जगह में क्या आप mg वैल्यू डाल सकते हैं। mg इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, g कैपिटल M स्मॉल m बाई r प्लस h का होल स्क्वायर मिलेगा। यहां से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगी क्या, नहीं होगा, होगा। चलिए यहां से स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, हम कैलकुलेट कहां पे कर रहे हैं, यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं जी डैश में। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, जी डैश। समझ पाई, क्योंकि हम हाइट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस कारण से यहां पे क्या लिखेंगे, जी डैश। तो जी डैश इक्वल टू आपको क्या मिला, जी डैश इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये मिलेगा वैल्यू। समझ में आया, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसका समझिए कि आप यहां पे तो जी कैलकुलेट करके रखे हैं, ये सरफेस में आप क्या जी कैलकुलेट किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं। तो अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। देखिए 8 पॉइंट कहां ए क्या है आपके पास में, जी कैलकुलेट करेंगे तो उसी तरह से एफ इक्वल टू क्या होगा आपका, जी एम एम बाई, अभी तो इसका दूरी को लेंगे केवल, क्या होगा आर स्क्वायर। तो एफ की जगह में केवल अभी आप क्या लिख सकते हैं, एम जी। यहाँ पे आपने क्या लिखा था, एम जी डैश, क्योंकि हम ऊपर लिए थे। अभी हम पॉइंट कहां पे ले रहे हैं, ए, तो क्या होगा एम जी। तो एम जी इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। सही है, यहां से फिर क्या हो गया, तब जी इक्वल टू क्या मिला, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। लीजिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। हो गया। चलिए डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, बोलिए, जी डैश बाई जी इक्वल टू, जी डैश का वैल्यू कितना, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर बाई, ये जी का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर, जीएम से जीएम कैंसल हो जाएगा, होगा। तब जी डैश बाई जी इक्वल टू क्या मिला आपको, जल्दी ध्यान से देखिए, वो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना अभी, क्या ये हमारा थर्ड टर्म है तो फर्स्ट टर्म बनेगा, क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू सामने आती है। आपको कैलकुलेट कहां पे करना है, जी डैश कैलकुलेट करना है, वहां से जी डैश को बाहर कर दीजिए। बोलिए, जी डैश को बाहर करेंगे तो क्या मिलने वाला है, जल्दी, क्या मिलेगा, जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा।
इतना वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहां से इसका दूरी r, यहां से इसका दूरी h। अगर h हमारा r की अपेक्षा में क्या हो, बहुत ही कम हो, क्योंकि r आपको पता है ना 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो कितना ऊपर उठाइएगा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, अधिक से अधिक 50 किलोमीटर। तो रेडियस की अपेक्षा में हाइट क्या हो गया, कम हो गया, बहुत ही कम हुआ या नहीं हुआ। तब उसको हम हाइट नहीं मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, केवल रेडियस में ही काम चला लेते हैं, अर्थ का रेडियस में ही काम चला लेते हैं। जैसे कि आपका हवाई जहाज ऊपर में उड़ रहा है, उड़ान भर रही है, तो कितना ऊपर में होगा, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर यही लगभग ऊंचाई में उड़ रही होगी, या 10-15 किलोमीटर ऊपर में हुआ होगा। तो क्या उसको हम हाइट मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अर्थ ऑफ रेडियस की अपेक्षा में वो दूरी बहुत ही कम है। तो उतना दूरी को भी हम रेडियस ऑफ अर्थ ही मान के चलते हैं। समझ में आ गया। तो इसका स्पेशल केस 1, चलिए, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, किससे, h से। r अगर हमारा बहुत बड़ा है, किससे, h से, तब क्या इक्वेशन बन जाएगा, g डैश बाई g इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना। तो क्या होगा, जल्दी बोलिए, r प्लस h का पावर माइनस 2/r, ये वैल्यू बनेगा। हो गया। आप आगे ध्यान दीजिए, और ये r इसके लिए भी है, ये r इसके लिए भी है या नहीं है। तो क्या मिलेगा, बोलिए, r बाई r प्लस h बाई r का पावर माइनस 2, ये r से ये r कैंसल होगा। तब क्या मिलेगा, g डैश बाई g इक्वल टू 1 प्लस h बाई r का पावर माइनस 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम बाइनोमियल्स रूल्स, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको समझ में आता होगा। बाइनोमियल्स रूल्स समझ में आ गया। और जो बायोलॉजी है उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, हम चाहें तो पूरा आपका बाइनोमियल्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप समझिए कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या क्या होता है उसको। ठीक, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये होता है कि इसका जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, यहाँ पे इसका पावर क्या है, -2। ये -2 इससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है जब आप ब्रैकेट्स को खोलेंगे तब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स रूल्स कहा जाता है। समझ में आ गया। अगर इसको आप ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, g डैश बाई g इक्वल टू 1 प्लस और माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2h बाई r। इसी को कहते हैं बाइनोमियल रूल। हो गया। और चलिए, g डैश इक्वल टू, जल्दी बताइए, g डैश इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r इंटू g, क्या मिलेगा, देखिए, ये किस केस के लिए, r बहुत बड़ा हो, किसकी अपेक्षा में, h की अपेक्षा में, तब हमको ये वैल्यू मिलता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, हाँ,
बहुत बड़ा है किसकी अपेक्षा में, आर की अपेक्षा में। हाँ, एच की अपेक्षा में आर क्या है, बहुत बड़ा है, तब आपको इतना एक्सेलरेशन मिलती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलती है। ठीक, सेपरेट नहीं लिखे हैं तो आप सेपरेट भी लिख लेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कहने का मतलब है कि ये क्या है, हमारा अर्थ है, तो इसका ये क्या हो गया, सेंटर। तो सेंटर से इसका सरफेस की दूरी, ये दूरी कितना होता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होती है। अगर 6400 किलोमीटर का आप डबल कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 12800 किलोमीटर। समझ में आ गया। अगर 12800 किलोमीटर अगर इस धरती का को क्या करते हैं, एक्सिस में अगर आप होल कर दीजिएगा तो ये धरती अर्थ आर पार हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे ये क्या शो किया उसको ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, घटती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जानकारी के लिए बताते हैं। और उसी तरह जैसे जैसे आप गड्ढा खोद के नीचे की ओर जाएंगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, घटेगी। और जैसे आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे, किसका सेंटर पे, अर्थ का सेंटर पे, तो अर्थ का सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है। समझ में आ गया, कितना होता है, 0 होता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कहां पे मिलता है, सरफेस पे मिलता है, अर्थ सरफेस पे मिलता है। जहां हम लोग अभी खड़ा है वहीं पे क्या मिलता है, सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है। ऊपर जाने पर भी घटता है, नीचे जाने पर भी क्या होता है, घटता है, और सेंटर पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आई बात। चलिए बाकी कल हमारा जो वेरिएशन है जो 3 उन सबको हम कल देखेंगे। ठीक, चलिए।